बोलो बेटा, लास्ट क्लास में क्या क्या किया था हम लोगों ने? हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? तो सभी को समझ में आ गई फोर्थ वाली एंट्री? अच्छा, कल किसी बच्चे का मैसेज आया था मुझे, मैंने देखा नहीं था टाइम पे। स्मृति आई थिंक नाम था। बेटे आपका तो पहले एडमिशन हुआ था तो आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया था? जिन भी बच्चों को, जो भी बच्चे न्यू टैली इंस्टॉल किए हुए हैं, जो उनके सिस्टम में जो टैली आएगा वो सिंगल एंट्री फॉर्म में आएगा। जो भी वहाँ पे वाउचर पे जो आपका अपीयर होगा वो सिंगल एंट्री फॉर्म में होगा। तो उसको मैंने बताया था ना, डबल एंट्री फॉर्म में कैसे आप चेंज करोगे। हम्म कंट्रोल प्लस एच आप प्रेस करोगे किसी भी वाउचर पे, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा लिस्ट ऑफ मोड और यूसेज में। तो एक हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सिंगल एंट्री और एक डबल एंट्री। तो आपको हमेशा डबल एंट्री पे ही एंट्री पास करनी है। ठीक है, आप एक बार कर लेना, फिर वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा डबल एंट्री। तो बस आपको डबल एंट्री मोड में ही आपको एंट्री पास करनी है। सिंगल एंट्री मोड में वो बाय डिफॉल्ट वहां पे आएगा वाउचर में, जब आप फर्स्ट टाइम उसको यूज करोगे टैली को। उसके बाद से फिर हर बार वो फिर सेकंड, सॉरी, डुअल फॉर्म में या डुअल मोड में वो आपका अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो यूट्यूब पे सारे लेक्चर अवेलेबल है। टैली प्राइम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आई थिंक 10 या 11 लेक्चर वहाँ पे हैं। तो एंट्री से रिलेटेड जितने भी लेक्चर है वो लेक्चर 5 में, उसमें मैंने पार्ट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैंने बना रखा है। और बिफोर लेक्चर नंबर 5 उन सारे लेक्चर में आपको कंपनी क्रिएशन से लेकर इन्वेंटरी क्रिएशन तक वहाँ पे सारी चीजें डिस्कस हुई है। ठीक है, जो एंट्री वाला जो पार्ट हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो लेक्चर नंबर 5 से स्टार्ट हुआ है, और उसमें मैंने अलग अलग पार्ट बना रखे हैं। तो आप वहां से भी आप जाके देख सकते हो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, चलो जब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने लास्ट जो एंट्री पास की थी डेट वाज दी बादल एंटरप्राइजेस डेबिट टू BOI, हमने ये एंट्री पास की थी। तो बेटा यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? बताओ जल्दी। कोई क्वेश्चन है बेटा किसी को? बेटा कोई कुछ बोलेगा? ओके, इसके बाद आते हैं एंट्री नंबर 5 पर। जो स्टेटमेंट नंबर 5 वो क्या बोल रहा है? पेड 1400 टू रानी इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट दैट बिल नंबर। एक रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, मतलब वो बिल नंबर है। तो उस बिल की जितनी भी अमाउंट ड्यू थी उसको पेमेंट करने के लिए दिस फर्म इज पेइंग ओनली 1400 इन इट्स फुल सेटलमेंट। तो जल्दी से बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? जल्दी से रफ में पास करो। बेटा पास करो ना रफ में जल्दी से एंट्री। हो गई? बेटा एंट्री पास हुई कि नहीं हुई? बताओ क्या एंट्री होगी?
ओके, तो रानी अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1500 से। रानी का अकाउंट कितने से डेबिट किया आपने? ओके, देन टू कैश 1400 एंड टू डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड? डिस्काउंट रिसीव 100 रुपीज। तो ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी। अब जल्दी से बताओ ये एंट्री कहाँ पे पास होगी, कौन से वाउचर में क्वालिफाई करेगी? क्यों पेमेंट वाउचर में क्यों जाएगी? ओके, कैश क्रेडिट साइड में। और ये हमारी कैसी एंट्री है? ये एक कंपाउंड एंट्री है हमारी। तो इस एंट्री को भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। बट मैंने कहा था जो भी आपका डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री होगी उसको हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती है, उसको हम पेमेंट या रिसीव जहाँ पे भी आएगा वहीं पर हम इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आइडियली देखा जाए तो इस एंट्री को हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और एक पार्ट इसका पेमेंट वाउचर में जाएगा और दूसरा पार्ट कहाँ जाएगा? जनरल वाउचर में जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इतना ब्रेक वगैरह नहीं कर रहे हैं डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री में। उसको हम सीधे सीधे जिस भी वाउचर के लिए वो मेनली क्वालिफाई कर रही है वहीं पर हम उसको एडजस्टिंग भी कर देंगे। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें जनरल वाउचर में जाने की जरूरत नहीं है। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो ये कौन सा वाउचर में जाएगी? पेमेंट वाउचर में। तो मैंने जनरल एंट्री पास करने के मैंने सारे स्टेप बताए हुए हैं, जल्दी से बताओ फर्स्ट स्टेप क्या है? तो वाउचर मैंने सेलेक्ट कर लिया, पेमेंट वाउचर में ही है ना। इसके बाद सेकंड स्टेप, बेटा सेकंड स्टेप क्या है? फिर से देखना पड़ रहा है ना, कुछ याद वाद नहीं है आप लोगों को? इसका मतलब प्रैक्टिस ही नहीं करते। कोई बताना चाहेगा सेकंड स्टेप क्या है? प्रोवाइड डेट। तो हमें यहाँ पे डेट हमें प्रोवाइड नहीं करनी है हमारे इस क्लास में, तो डेट वाले के हम इग्नोर करेंगे। इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप? इतना बेटा टाइम लगेगा आप लोगों को बताने में स्टेप? एंट्री कैसे पास करोगे आप लोग? क्यों, डेट के बाद मैंने क्या लिखवाया था? नहीं नहीं, मैं जब टैली में मैं एंट्री पास करनी होती है तो उसके मैंने सारे स्टेप लिखवाए थे ना, 1 2 2A एंड 3 4 5 इस तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा सिलेक्ट रिक्वायर्ड वाउचर। सेकंड हमारा था प्रोवाइड डेट जो कि हमें इग्नोर करनी है अभी फिलहाल। उसके बाद मैंने प्रोवाइड डेट के बाद मैंने कौन सा स्टेप लिखवाया था? ये तो अभी देखो इतनी देर में आप लोगों ने आंसर किया हुआ है। ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर ये सब भूल गए तो फिर आप कैसे करोगे टैली में एंट्री? गलतियां होंगी अगर ये सारे स्टेप याद नहीं होंगे। और कितने छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये, इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको वो बिल्कुल आपके आपके दिमाग में ही रह जाएगा कि हाँ ठीक है इसके बाद हमें ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। क्योंकि जब आप परचेज वाउचर में जाते हो तो वहां पे आपसे बिल नंबर प्रोवाइड किया बिल नंबर पूछा जाता है ना वहां पे प्रोवाइड करने के लिए। तो ये तीनों स्टेप तो आपको याद होने ही चाहिए। और ये जो सेकंड और सेकंड ए जो मतलब जो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 2A है उन दोनों को तो नॉर्मली इग्नोर ही करना होता है एक्सेप्ट परचेज वाउचर, क्योंकि वहां पे हमें 2A को फॉलो करना होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे आते हैं जहाँ पे हमें लेजर को सिलेक्ट करना होता है।
अच्छा, आप पेमेंट वाउचर में पहले कौन सा लेजर से पूछा जा रहा है सिलेक्ट करने के लिए, डेबिट और क्रेडिट? तो यहाँ पे डेबिट में किसका लेजर सेलेक्ट करेंगे? तो रानी का हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। कितने अमाउंट से? अच्छा, ये 1500 आप लोगों ने कहाँ से देखा? तो अच्छा, तो जो उसका ओपनिंग बैलेंस था उसका 1500 था, वहीं से कंफर्म किया। तो हमेशा बेटा इसी तरह करना। वहां पे अगर बिल नंबर दिया होगा तो वहां पे आप लोग उस बिल नंबर की आप जो भी ड्यू अमाउंट होगा, जो बैलेंस अमाउंट होगा, उसको आप देखोगे। अगर फुल सेटलमेंट में है तो फिर उसी अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, और उसी अकाउंट को क्रेडिट करना होगा अगर आप डेटर से पेमेंट ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1500 को हम डेबिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे जल्दी से बताओ। अब मैं यहाँ पे आप हिंट नहीं दे रहा, आप लोग बताओ क्या कौन सा मेथड हम सेलेक्ट करेंगे, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू और ऑन अकाउंट? देखो, जब भी हम पेमेंट या रिसीव किसी भी बिल के अगेंस्ट करते हैं या देते हैं रेस्पेक्टिवली, तो वहां पे हम हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस को चूज करेंगे। ठीक है, और जब हम परचेज और सेल करते हैं तो वहां पे हम न्यू रेफरेंस हम सिलेक्ट करते हैं। एडवांस और ऑन अकाउंट कब करते हैं वो अभी जानने की जरूरत नहीं है। जब एक बार हम सब सारी चीजें बेसिक सीख लेंगे देन वी विल डिस्कस कि एडवांस और ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन रिलेवेंट है, एक अगेंस्ट रेफरेंस और एक न्यू रेफरेंस। सो न्यू रेफरेंस इज यूज फॉर सेल और परचेज, और अगेंस्ट रेफरेंस यूज होता है अगेंस्ट पेमेंट और रिसीव फॉर एनी बिल। ओके, तो यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, आप क्वेश्चन में कौन सी बिल नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है? PUI 224, तो उसी वाली बिल को बस हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बस इसके बाद कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करने के बाद सीधा आगे बस एंटर करते करते बाहर निकल जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्रेडिट आएगा तो क्रेडिट में क्या लेंगे हम? सोच के बताओ। SBI क्यों लेंगे? अगर कैश लेंगे तो कैश क्यों लेंगे, अगर SBI लेंगे तो SBI क्यों लेंगे? जल्दी से बताओ मुझे। Because it is mentioned in your question कि if there is any cash sale or cash purchase or payment to creditor or receipt from debtor, all these transaction will be done through SBI। लिखा हुआ है ना आपके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। और जो अदर पेमेंट रिसीव वगैरह होगा वो किसके थ्रू करेंगे, इधर कैश और PNB। PNB अकाउंट से करेंगे या कैश से करेंगे, बाकी जो अदर पेमेंट और रिसिप्ट होगा। लेकिन डेटर, क्रेडिटर, सेल और परचेज से रिलेटेड जो भी कैश में एंट्री होगी उसको ना तो हम कैश से करेंगे ना ही हम उसको PNB अकाउंट से करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ SBI के थ्रू करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे हम SBI को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, कितने से SBI को क्रेडिट करेंगे? 1500 से 1400 से, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि सिर्फ 1400 की ही पेमेंट हो रही है, वो भी फुल सेटलमेंट में। अब देखो, बैंक को आप सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है ये स्क्रीन तो अपीयर होगी, तो कंट्रोल ए से आप आगे बढ़ जाना। अब क्योंकि हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल नहीं है तो हमें फिर से एक और अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। अब कौन से अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा? तो डिस्काउंट इससे यहाँ पे तो है ही नहीं लिस्ट में, क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट क्या क्रिएट करेंगे बताओ जल्दी। डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, कौन से लेजर, सॉरी कौन से ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा ये लेजर? क्यों इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा?
बिकॉज इट अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। ठीक है, तो इसीलिए वो इनडायरेक्ट इनकम माना जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा से नहीं कर रहा मैं। तो बस ये हमारी एंट्री पास होगी, बस यहाँ पे नरेशन प्रोवाइड करना और इसको सेव कर लेना। तो हमारी ये वाली भी एंट्री हो गई। कोई डाउट बेटा किसी को? ठीक है, तो नेक्स्ट में आगे बढ़े। रीड द सिक्स्थ स्टेटमेंट। द सिक्स्थ स्टेटमेंट सेज दैट रिसीव फ्रॉम श्याम रुपीज 59,500 इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। देखो यहाँ पे भी अब क्या दिया हुआ है, फुल सेटलमेंट वाली बात आ गई। जल्दी से रफ में पास करो एंट्री, मुझे बता, और सारी चीजें से बताना, सारे स्टेप बताना, एंट्री बताना और कौन से वाउचर में जाएगी, एवरीथिंग। सभी बच्चे सॉल्व करो इस एंट्री को अपने रफ में। अभी तक नहीं हुई एंट्री पास? ये एंट्री होगी। बाकी बच्चों, बाकी लोग वेट कर रहे हैं ना कि दूसरे दूसरे लोग। हाँ बेटा बोलो। हाँ तो क्या पूरी एंट्री बताओ। SBI अकाउंट डेबिट टू श्याम 60,000, यही बोल रहे हो आप? और ये कौन से वाउचर में जाएगी? रिसिट वाउचर में। वाई? तो यहाँ पे भी SBI ही डेबिट होगा या फिर कुछ और अकाउंट डेबिट होगा? यहाँ पे SBI ही होगा। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि इन सब चीजों के मार्क्स कटेंगे अगर आपने गलत अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दिया। क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर पहले से ही मेंशन है कि जितनी भी रिसीप्ट या पेमेंट होगी वो सब SBI के थ्रू होगी। जैसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? प्लीज। तो अब जल्दी से स्टेप बताओ, क्या स्टेप होगा एंट्री पास करने का? सिलेक्ट वाउचर F6। ठीक है, इसके बाद यस, तो वो भी यहाँ पे कोई बिल नंबर पूछा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमसे पूछा जा रहा है, क्रेडिट और डेबिट? तो क्रेडिट में क्या लेंगे हम? श्याम। कितने अकाउंट से इसका क्रेडिट करेंगे? 60,000 से। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद 005 वाला पेंडिंग बिल को हम सिलेक्ट करेंगे। बस एंटर करते करते आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, फिर डेबिट में क्या आ जाएगा हमारा? SBI। कितने अमाउंट से डेबिट होगा ये? 60,000 से 59,500 से। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर से बैंक लिया हुआ है तो ये सारी डिटेल हमसे पूछेगा, तो कंट्रोल A से आप आगे बढ़ जाना। अच्छा, क्योंकि ये हमारा भी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल नहीं हुआ है तो फिर से हमसे डेबिट पूछ रहा है। अब क्या करेंगे डेबिट में? लेकिन हमारे पास तो डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट अलाउड है ही नहीं, तो क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड।
ठीक है, हमने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया। अच्छा, ये कौन से ग्रुप के अंडर क्रिएट होगा? इनडायरेक्ट। वाई? ओके, तो इसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एंटर हमने क्रिएट कर लिया। और फिर इसके बाद इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? 500। डिस्काउंट हमने 500 का ही दिया है ना, क्योंकि श्याम से हमें लेने थे 60,000, लेकिन हमने रिसीव कितना किया? 59,500। और हमने बोला कि चलो ठीक है, जो बाकी का पैसा मत देना, आपकी बिल अब खत्म करते हैं। मतलब 500 का हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट अलाउ कर दिया श्याम को। समझ में आया बेटा ये सभी को? जो बच्चे सोए हुए उनको सुनाई दे रहा है? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अब बस ये एंट्री पास कर लेंगे, नरेशन प्रोवाइड करोगे, इसको आप सेव करोगे और यस करोगे। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री भी पास होगी। तो 6 नंबर तक हमारी एंट्री पास हो चुकी है। अब आते हैं 8 नंबर एंट्री की तरफ, सॉरी 7 नंबर ना, 7 नंबर एंट्री की तरफ। क्या लिखा हुआ है? देखो बेटा, आइए क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जितना जल्दी कंप्लीट कराओगे उतना जल्दी क्लास फ्री कर दूंगा आप लोगों की, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सेट नंबर 3 वो आप खुद से करोगे। जल्दी से बताओ 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है? जल्दी से इसकी एंट्री पास करो। एसबीआई बैंक। तो अब यहाँ पे कोई बिल नंबर तो मेंशन नहीं है। आरती को पेमेंट, अभी ऊपर देखो हम क्या करते हैं, जब हम रानी सॉरी जब रानी को पेमेंट कर रहे थे ना, हाँ, जब हम रानी को पेमेंट कर रहे थे तो वहां पे बिल नंबर मेंशन थी, लेकिन यहाँ पे आरती के केस में बिल नंबर मेंशन ही नहीं है। ऐसा क्यों? इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों आरती और ये रानी के बीच में? कोई जरा मुझे एक्सप्लेन करेगा? वेरी गुड बेटा, क्योंकि वहां पर रानी के पास 2 बिल थे, तो वहां पे हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम कौन सी बिल की पेमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए वहां पे क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली मेंशन है कि हम इस पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं। सेम गोज विद श्याम। श्याम के पास, श्याम की भी 2 बिल रह गई थी हमें रिसीव करने के लिए, तो इसीलिए श्याम के केस में भी वहां पे बिल नंबर मेंशन था, क्योंकि देखिए भाई साहब, उनकी 2 बिल हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना किस बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो। तो इसीलिए वहां पे बिल नंबर मेंशन था, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। लेकिन आरती के केस में यहाँ पे बिल नंबर मेंशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज ओनली 1 बिल इज ड्यू टू आरती। ओके, तो हम आरती को यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो आपने क्या एंट्री पास की? जल्दी से बताओ बेटा आप लोग। आरती एसबीआई अकाउंट डेबिट टू आरती, यही करेंगे? आरती टू एसबीआई होगा। चलो ठीक है, मैं ही गलत। अब जल्दी से बताओ, तब आरती टू जब एसबीआई करेंगे तो कौन से वाउचर में ये एंट्री पास होगी? पेमेंट वाउचर में, जो कि है हमारा F5। तो स्टेप नंबर 1 फॉलो कर लिया। स्टेप नंबर 2 प्रोवाइड डेट, इग्नोर। उसके बाद प्रोवाइड बिल नंबर इफ एनी, नहीं है, नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट लेजर। तो यहाँ पे पहले कौन सा लेजर पूछा जा रहा है? इधर डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट में कौन आएगा, आरती या एसबीआई? तो बस आरती को हमने सिलेक्ट कर लिया। कितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे आरती को? अब देखो यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होगी कि सर देखो, ऊपर भी तो यही लिखा था ना पॉइंट नंबर 5 में कि हम रानी को 1400 पे करें, लेकिन हमने रानी का अकाउंट 1500 से डेबिट किया था। वहां पे बेटा हमने इसलिए 1500 से डेबिट किया था क्योंकि वहां पे फुल सेटलमेंट वर्ड यूज हुआ था। यहाँ पे कोई आरती के केस में फुल सेटलमेंट वर्ड यूज हो रहा है क्या? डू यू फाइंड एनी फुल सेटलमेंट वर्ड देयर इन आरती's केस? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब अगर आरती का जितना भी अकाउंट बाकी था, सॉरी जितना भी अमाउंट बाकी था, उसमें से हमने आरती को सिर्फ 6600 पेमेंट की है, बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है उसको हम बाद में पे करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो इसीलिए आरती को हम 6600 से ही हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे से रेफरेंस फिर से करेंगे जैसे हम पेमेंट करते आ रहे हैं। आगे से रेफरेंस देखो यहाँ पे है ना, सिर्फ एक ही बिल है। अच्छा, इस बिल का बैलेंस कितना था? 12,000 था। हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? 6600 कर रहे हैं। तो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो अभी भी ड्यू होगा इसी बिल नंबर में। समझ में आ रहा है ये? तो ये बिल खत्म नहीं होगी, बस इस बिल का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो 12,000 जो अभी बैलेंस दिखा रहा है, हम इसको सिलेक्ट करके जब हम यहाँ पे 6600 से इसको हम डेबिट करेंगे तो उस बिल का बैलेंस कितना बच जाएगा? 5400 बच जाएगा। अच्छा, क्रेडिट क्या करेंगे यहाँ पे? एसबीआई कितने से करेंगे? 66 से, 65 से, 64 से, कितने से करेंगे? 6600 से ही करेंगे। फिर कंफ्यूजन आएगी कि सर इसमें यार डिस्काउंट वाला क्यों नहीं चेक करा रहे हैं? तो डिस्काउंट वाला वहां पे आएगा जहां पे हमसे डिस्काउंट देने या लेने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट की बात ही नहीं हो रही है। तो सिंपल कहा जा रहा है कि भाई आरती को 6600 पेमेंट कर रहे हैं, तो बस सिंपल एंट्री पास हो गई। आरती अकाउंट डेबिट 6600 टू एसबीआई 6600, बस ये एंट्री पास कर लेंगे। इसके बाद आप क्योंकि यहाँ पे बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो ये स्क्रीन अपीयर होगी, तो कंट्रोल ए से आगे बढ़ोगे, नरेशन यहाँ पे प्रोवाइड करोगे और इसको एक्सेप्ट करोगे। यहां तक बेटा क्लियर है सभी को? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब 8 नंबर में आ जाओ, जल्दी से रफ में एंट्री पास करो। रफ में एंट्री पास होगी क्या 8 नंबर वाली की? क्यों? क्योंकि ये परचेज वाउचर है। ठीक है, तो मत पास करो आप लोग, परचेज वाउचर है ना, नहीं फिर प्रेस कर लिया। तो परचेज वाउचर में हम आ गए, तो स्टेप नंबर 1 फॉलो कर लिया। जल्दी से बताओ मुझे स्टेप क्या होगा एंट्री पास करने का? यस, वो मांग रहे हैं यहाँ पे, तो बिल नंबर हमें देनी ही पड़ेगी। समझ में आया बेटा ये सभी को? इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप लोग इसको याद करो, जो भी सारे स्टेप लिखवाए हैं। क्या है बिल नंबर? PUR/225। अब ये मत बोलना कि सर वहां पे कैपिटल में पी आपका स्मॉल में आ रहा है, तो उतना वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर से डेट आ गई, तो डेट जो आ गई है वो डेट रहने दो, उसको चेंज भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है ये कौन सी डेट आ रही है यहाँ पे? मतलब कि किस चीज की डेट पूछ रहा है ये? एंट्री पास करने की या किसी और चीज की डेट है ये? कितनी बार बेटा बता चुका हूं मैं। देखो, एंट्री पास करने की डेट यहाँ पे होती है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ फ्राइडे लिखा हुआ है, दिख रहा है? तो जो F2 आप प्रेस करके जब डेट चेंज करोगे तो यहाँ पे उसका चेंजेस आएगा। ये जो डेट यहाँ पे दी हुई है, ये आपकी बिल की डिटेल, सॉरी बिल की डेट है ये। जब आपने सामान परचेज किया होगा, सपोज मैं दिल्ली में बैठा हूं और मैंने मुंबई से कुछ सामान मैंने खरीदा, तो मुंबई वाला क्या करेगा? सेलर उसको डिस्पैच करेगा, कंसाइनमेंट लगाएगा, और वो सपोज 5 डेज देता है यहाँ पे डिलीवर होने में। तो मैंने जिस दिन सामान खरीदा होगा उस दिन के वो बिल बनाएगा, तो बिल पे उसी दिन की डेट लिखेगा ना, जिस दिन वो अपने गोडाउन से सामान को निकालेगा, डिस्पैच करेगा। अब 5 दिन बाद मुझे सामान मिलेगा, जब मुझे सामान मिलेगा तब मैं उसकी एंट्री पास करूंगा। अगर सपोज मेरी कंपनी की ऐसी पॉलिसी है तो, कि जिस दिन रिसीव होगा उसी दिन हम एंट्री पास करेंगे, वैसे नहीं पास करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ 31 जुलाई को, और मैंने इसको परचेज किया था 25 जुलाई को, तो हम एंट्री पास करने की डेट डालेंगे 31 जुलाई, लेकिन यहाँ पे डेट क्या होगी बिल की? वो होगी 25 जुलाई। बात समझ में आ रही है बेटा सभी को ये? तो ये बिल की डेट होती है नीचे वाली, जो बिल नंबर के बाद जो डेट पूछी जाती है ये बिल डेट होती है, और ये जो ऊपर वाली डेट होती है ये एंट्री पास करने वाली डेट होती है। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे डेट को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं किसी भी, ना ही एंट्री पास करने वाली ना ही बिल जनरेशन वाली, तो दोनों ही डेट को बाय डिफॉल्ट रहने देना, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पार्टी अकाउंट नेम जल्दी से बताओ कौन? परचेज फ्रॉम आरती, दिस इज दिस। ठीक है, तो आरती यहाँ पे हम लेंगे
अब आरती को हमने कोई परचेज किया हुआ है तो यहाँ पे परचेज में देखो ये आया ना डिटेल, शिपमेंट डिटेल क्या है, ये सारी चीजें हमसे पूछ रहे हैं, तो हमें ये सब कुछ दिया नहीं है, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे? कंट्रोल ए से दोबारा से फिर आ जाएगा, फिर क्या करोगे? दोबारा से कंट्रोल प्लस है। समझ में आ रही है? एंटर बेटा, एंटर करते करते भी आप आगे बढ़ सकते हो। एंटर आपको कई बार करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ए आपको एक ही बार प्रेस करना होगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर मन नहीं कर रहा है, उंगलियों में दर्द है एंटर प्रेस करने में, तो कंट्रोल ए कर लेना। अगर ज्यादा मन कर रहा है की को प्रेस करने का, तो आप एंटर प्रेस करते रहना। इज इट क्लियर? तो बस कंट्रोल ए से मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, अब यहाँ पे परचेस लेजर पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पे कौन सा लेजर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे? परचेज को। तो परचेज हमारा बना हुआ है या हमें क्रिएट करना है? बना हुआ, क्योंकि राइट साइड में वहां पे लिस्ट में आ रहा है नाम। तो अगर क्रिएटेड है तो उसी को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएटेड नहीं है तो उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो बस परचेज लेजर यहाँ पे उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, नेम ऑफ आइटम में जल्दी से आ जाते हैं। भाई आरती से हम क्या परचेज कर रहे हैं? कॉटन शर्ट। ठीक है, हमने कॉटन शर्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। कितनी क्वांटिटी? 20। रेट क्या है? ठीक है, तो रेट को छोड़ दो, जो आ रहा है बाई डिफॉल्ट उसको रहने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। सीधा हम अमाउंट में आएंगे। अमाउंट कितना दिया हुआ है? तो बस 20,000 यहाँ पे आप फीड कर लोगे। रेट अपने ऑटोमेटिकली वहां पे अपडेट हो जाएगा। कितना रेट हो गया? हो गया ना 1000। बात बेटा समझ में आई सभी को? किसी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को रेट गिवन होगा, किसी किसी क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना। अगर रेट गिवन है तो रेट प्रोवाइड कर लेना, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। अगर यहाँ पे अमाउंट गिवन होगा तो वहां पे अमाउंट प्रोवाइड कर लेना, रेट मत प्रोवाइड करना, वो ऑटोमेटिकली वहां पे रेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहां तक क्लियर? अब एंटर करते करते, अब कोई दूसरा आइटम तो नहीं है ना यहाँ पे? आरती से कुछ और भी सामान खरीद रहे हैं क्या? तो बस आप एंटर करते करते आगे बढ़ जाओगे जब तक कि आपके सामने एक नई स्क्रीन नहीं अपीयर हो जाती। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस न्यू स्क्रीन पे क्या करेंगे? देखो, सेल और परचेज के टाइम पे हमेशा न्यू रेफरेंस ही आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है? अगेंस्ट रेफरेंस पेमेंट और रिसीव के टाइम पे होता है। सेल और परचेज के टाइम पे न्यू रेफरेंस, और ये बिल्कुल ऊपर वाला और बिल्कुल नीचे वाला ऑप्शन आप कभी भी सिलेक्ट नहीं करोगे फिलहाल। फ्यूचर में आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अभी यहाँ पे न्यू रेफरेंस लिखेंगे, क्योंकि हमने बाहर बिल नंबर प्रोवाइड कर लिया था, तो अंदर दोबारा से करने की जरूरत नहीं होती है। वही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें सिलेक्शन की जरूरत है। हमें सिर्फ न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बस एंटर करते करते आगे बढ़ना है, और इसको आप आगे बढ़ जाओगे, स्क्रीन खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। इसके बाद आप नरेशन प्रोवाइड करोगे, इसके बाद एक बार और एंटर प्रेस करोगे तो बोलेगा सेव करने के लिए, मींस एक्सेप्ट यस और नो। आप यस कर लोगे एंटर प्रेस करके, और ये एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। तो बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया? अब इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में आते हैं। क्या दिया हुआ है? फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर पेड। नंबर 1 क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम। बी क्या है? वेजेस। सी क्या है? रेंट। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग। अब देखो, ये नए नए तरीके का क्वेश्चन आ गया। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? टैक्स। उसका भी अमाउंट दिया हुआ है। अब जल्दी से हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कोई हमारा ओपनिंग बैलेंस ड्यू नहीं था, कोई हमारा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस था क्या? बेटा, हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या था? जल्दी से बता कोई मुझे।
कहाँ पे जाओगे देखने के लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस? अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, अपने टैली के बैलेंस शीट में मत देखने चले जाना, क्वेश्चन की ही बैलेंस शीट में देख लेना। क्या लिखा हुआ है वहां पे ओपनिंग बैलेंस? मतलब कोई था क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेंट का? तो रेंट का देखो यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा इंडिकेशन दे दिया है कि भाई देखो जो रेंट आप पे कर रहे हो ना 10,000, इसमें से आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूडेड है। तो चलो ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले तो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा है, उसके बाद वेजेस पे हो रहा है, रेंट पे हो रहा है और टैक्स पे हो रहा है, और हम नीचे का क्लोजिंग बैलेंस भी इसी टाइम पे ही चेक कर लेते हैं कि अच्छा आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में दिया हुआ, बाकी किसी और चीज के बारे में नहीं दिया हुआ है, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर टैक्स को तो दिया ही होगा हर बार। तो इसका मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम क्या जो 5,000 पे हो रहा है वो कौन सी ईयर का पे हो रहा है? और करंट ईयर में ड्यू कितना हुआ होगा? बेटा करंट ईयर में ड्यू कितना हुआ होगा? 5,000, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था ना ड्यू का। करंट ईयर ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग प्लस पेमेंट माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग भी जीरो है, ओपनिंग भी जीरो है, सिर्फ है क्या पेमेंट। तो बस वही वो क्या हो जाएगा, अमाउंट ड्यू भी हो जाएगा, वही अमाउंट पेमेंट भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेजेस का करंट ईयर ड्यू क्या होगा, और पेमेंट कितना कर रहे हैं? तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी क्या वेजेस से रिलेटेड? बेटा जितना ड्यू हो गया, जितना ड्यू हो गया उतना हमने पेमेंट कर दिया ना, तो फिर एडजस्टमेंट कहां से होगा? एडजस्टमेंट तब होता है ना कि जब हमारा ड्यू ज्यादा होता है पेमेंट कम करते हैं, या ड्यू हमारा कम होता है पेमेंट ज्यादा कर लेते हैं। जब बिल्कुल नेट होगा कि जितना ड्यू हुआ उतना पेमेंट कर लिया, तो देयर विल बी नो एडजस्टमेंट एंट्री। समझ में आया? समझ में आया बेटा? तो बस यहाँ पे ये हमारा हो गया। अच्छा इसके बाद पॉइंट नंबर सी दिया हुआ है रेंट के बारे में। रेंट कितना पे कर रहे हैं जल्दी से बताओ? 10,000। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग। मतलब आउटस्टैंडिंग हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था, जल्दी से बेटा बताओ देखकर। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला जा रहा है 8,000 पूरा पेमेंट कर लिया प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का जितना ड्यू हुआ उसमें से रिमेनिंग अमाउंट हमने पे कर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा? 10,000 में से 8,000 माइनस हो जाएगा। तो करंट ईयर का जो हमारा रेंट ड्यू हुआ था उसमें से हमने सिर्फ 2,000 ही पे किया, बाकी का जो पे नहीं किया वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। तो समझ में आया बेटा ये सभी को? और डी पॉइंट क्या बोल रहा है? टैक्स कितना पे हो रहा है? 18,000। तो ये भी हमारा हो गया। तो जल्दी से इसकी एंट्री आप लोग कंपाउंड एंट्री पास करके बताओ क्या होगी। देखता हूं कितने बच्चों की सही होती है। 1 मिनट है, जल्दी से पास करो।
पहले तो 9th वाले हम अभी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी नहीं है, अभी तो पेमेंट की एंट्री पास करनी है ना, पॉइंट नंबर 9। तो पेमेंट की क्या एंट्री पास होगी, सारी एक साथ करेंगे या अलग अलग करेंगे, पहले तो ये बताओ। बोलो बेटा। तो सारी हम एक साथ ही कर लेंगे, मतलब कंपाउंड एंट्री पास करेंगे। क्यों? क्योंकि एक साथ सारा पॉइंट में दिया हुआ है तो एक साथ ही कर लेंगे, अलग अलग करने की क्या जरूरत है। जरा देखो स्क्रीन पे मैं कर रहा हूं यहाँ पे एंट्री पास, दिख रहा है नोटपैड सभी को? तो सबसे पहला कौन सा अकाउंट, किस अकाउंट से रिलेटेड पेमेंट हो रही है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, कितना अमाउंट? 5000 टू, चलो ठीक है, अभी 2 नहीं, अभी क्योंकि हम कंपाउंड के पास कर रहे हैं ना। पहला इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया डेबिट, दूसरा क्या हो जाएगा, कितना है वेजेस, ठीक है। इसके बाद वेजेस के बाद क्या है, तो अब देखो रेंट, जब इस तरीके का रेंट गिवन होगा ना, आप लोग क्या करोगे, आप लोग आउटस्टैंडिंग रेंट को सबसे पहले डेबिट करोगे। बोलोगे सर प्रीवियस में तो बताया था कि आउटस्टैंडिंग को हम तभी छेड़ेंगे जब वहां पे एडजस्टमेंट की बात आएगी, अगर ज्यादा पेमेंट हो रही है। देखो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इस 10,000 में हम पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का हम पेमेंट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग का, मतलब अमाउंट तो नहीं वहां पे मेंशन है ना कि हम आउटस्टैंडिंग का कितना अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं। सिंपल ये दिया हुआ कि इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब जितना भी आउटस्टैंडिंग था सब पेमेंट हो गया। मतलब तो ये है ना कहने का इस स्टेटमेंट का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग क्या है, रेंट है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था हमारा 8,000 से पूरा डेबिट कर लेंगे, बचा कितना, तो बस 2,000 यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे रेंट से डेबिट कर लेंगे। अब बेटा बात समझ में आई सभी को, जल्दी से बताओ। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को सबसे पहले हम डेबिट कर लेंगे, जितना उसका फुल अमाउंट था, फुल अमाउंट था उसका 8,000, तो हमने 8,000 से डेबिट कर लिया। बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बचा उसको हम रेंट से डेबिट कर लेंगे। अगर यही आउटस्टैंडिंग सैलरी होता तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को 8,000 से डेबिट कर लेते, बाकी रिमेनिंग अमाउंट सैलरी अकाउंट से डेबिट कर लेते। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब कैसे कैसे बेटा बोल रहे हो आप, जरा फिर से रिपीट करो। नहीं तो फिर बेटा गलत हो जाता ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट को भी हम पेमेंट कर रहे हैं, बोल रहा है ना वहां पे। तो वहां पे अमाउंट दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग हम कितना अमाउंट हम वहां पे पेमेंट कर रहे हैं, नहीं नहीं मेंशन है। इसका मतलब, उसका कहने का मतलब ये है कि जितना भी आउटस्टैंडिंग था सब पेमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री तो पास करेंगे ना हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट की पेमेंट की। तो हम रेंट को सिर्फ 10,000 से डेबिट क्यों करेंगे, ओके। और इसके बाद टैक्स, हाँ बेटा बोलो। हाँ वहां पे फॉर्मूला लगाते हैं और जो अमाउंट हमारा करंट रेट हुआ था उसको हम पेमेंट करते हैं। मतलब करंट ये ड्यू होता, अगर सपोज करंट ये ड्यू हमारा 12,000 आया था तो हम 10,000 की पेमेंट कर लेते, 2,000 हमारा आउटस्टैंडिंग में चला जाता। समझ में आ रहा है ये? तो बस यहाँ पे आपको बस एक अकाउंटिंग एक कैलकुलेशन को आपको बस सॉल्व करना है। यहाँ पे एंट्री तो वैसे ही पास होगी, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस केसेस में किस तरीके से हमें इसको हैंडल करना है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टैक्स के लिए क्या, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, जल्दी बताओ। टैक्स के पेमेंट के लिए क्या, कितना, 18,000, जितना पेमेंट हो रहा है उतने से ही करेंगे। अब देखो इस केस में जितना अमाउंट गिवन है उतने अमाउंट से ही हमने सब डेबिट कर लिया, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएगी फिर वहां पे हम बात करेंगे। फिर 2 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। एसबीआई, कैश या पीएनबी, एसबीआई मत कर देना, यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। तो या तो कैश या पीएनबी, तो पीएनबी से ही कर लेते हैं, या चलो कैश से कर लेते हैं, कैश से एक भी एंट्री नहीं की। तो ये हमारी एंट्री पास होगी। अब देखो ये है तो कंपाउंड एंट्री, लेकिन क्या इसको मैं बाइफरकेट करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि सबका कॉमन क्या है, कैश ही है। अगर हम अलग अलग भी करेंगे तो हमें बारी बारी से 1 by 1 एंट्री कौन से वाउचर में पास करनी पड़ेगी, पेमेंट वाउचर में करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए एक साथ ही सारी एंट्री पास कर लेंगे, टाइम भी सेव हो जाएगा, तो उंगलियों में दर्द भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये। तो जल्दी से आते हैं अपने टैली में। तो कौन सा वाउचर में जाएंगे हम, पेमेंट में। तो डेबिट क्या होगा सबसे पहले, तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो है ही नहीं हमारे लिस्ट में, क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। कौन से ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा, सोचो जल्दी से बताओ। क्यों, वेरी गुड, क्योंकि ये डेबिट साइड ऑफ P&L में आता है इंश्योरेंस प्रीमियम, सिंपल। तो बस ये खर्चा ही है ना एक कंपनी का, इट इज एन एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर सारे कहाँ पे अपीयर होते हैं, जरा बताओ मुझे। एक कंपनी के जो भी खर्चे होते हैं वो कहाँ पे आता है, वो कहाँ पे बैलेंस शीट में आता है क्या, जो एक्सपेंडिचर होता है P&L में ही जाएगा ना, या ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग या P&L में ही जाएगा ना ये, मतलब जो भी कंपनी के खर्चे होंगे। लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना है, चलो ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि इट इज एन एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंस होगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो सिंपल है, ट्रेडिंग में जा रहा है P&L में जा रहा है, ट्रेडिंग में जा रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, P&L में जा रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया। तो बस इसको सेव करो, और यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, इसका अमाउंट गिवन है 5,000। अच्छा फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट आ गया तो टू कैश कर देंगे क्या, तो यहाँ पर डी प्रेस करके एंटर कर देना, ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, पूरा DR लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड कौन सा अकाउंट था, वेजेस भी क्रिएट करेंगे क्योंकि है ही नहीं, तो वेजेस हमने लिख लिया। जल्दी से बता कौन से ग्रुप में जाएगा, क्यों डायरेक्ट में जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि ये ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। कितना है इसका अमाउंट, 300, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब क्या आएगा डेबिट साइड में, तो क्रिएट करना पड़ेगा फिर से, ऑलरेडी है ना, क्योंकि उसका ओपनिंग बैलेंस तो था ही। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कितने अमाउंट से, जरा देखो, आपको रफ में भी करने की जरूरत नहीं है,
जब ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हो इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, जो भी हो, रेंट हो, सैलरी हो, वेजेस हो, एक्सपेंडिचर हो, वट एवर इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो करंट बैलेंस कितना है, दिखाई दे रहा है करंट बैलेंस, तो पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसका बैलेंस हमें आफ्टर पासिंग दिस एंट्री जीरो होना चाहिए। देखो कितना सा करंट बैलेंस हो गया, हो गया ना। तो फिर से डेबिट करेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 10,000 हम रेंट की पेमेंट करें, 8,000 तो आउटस्टैंडिंग में चला गया, बाकी 2,000 बचा ना। 2,000 किस चीज का हमने दिया, करंट ईयर का दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रेंट को क्रिएट करने के लिए फिर से यहाँ पे हम रेंट अकाउंट को क्रिएट करेंगे, ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, या वहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो इस पेज पे आ जाएंगे। तो रेंट, अच्छा रेंट पता किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर एसेट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि ये भी एक एक्सपेंडिचर है जो कि P&L में अपीयर होगा, ठीक है। कितना अमाउंट इसका, 2,000। फिर से डेबिट करेंगे क्या, किस चीज के लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना। अब क्या, अब फिर से डेबिट करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या करेंगे, कैश कर लो, या पीएनबी भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। अच्छा कैश में तो देखो प्रॉब्लम आ रही है, कैश में क्या आ रहा है, निगेटिव बैलेंस जा रहा है, यहाँ पर रेड में आ रहा है ना बैलेंस। तो कैश कभी कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या, तो हम पीएनबी को ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पीएनबी अगर से नेगेटिव चलाएगा तो 24 चल जाएगा, बैंक तो नेगेटिव में जा ही सकता है ना, ओवरड्राफ्ट होकर। किसमें, करंट बैग। अच्छा बेटा अब मैंने बताया ना, वो आप मोड को चेंज करो ना, चेंज मोड, कंट्रोल एच प्रेस करो, कंट्रोल और एच की, तो वहां पे आया आपके पास ऑप्शन सिंगल मोड और डुअल मोड, तो डुअल मोड करो। तो बेटा अब यहाँ पे हमारा हो गई ये एंट्री 33,300 की। बाकी बच्चों को समझ में आया ये, तो बस क्योंकि बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो फिर से चेक कीजिएगा, यहाँ पे बारी आएगी। क्या कौन सी की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, बस नरेशन प्रोवाइड करोगे कि बीइंग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या बीइंग अबव मेंशन पेमेंट मेड, इसके बाद बस एक्सेप्ट यस कर लेंगे, ये हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। यहां तक बेटा क्लियर है सभी को, जल्दी से पॉइंट नंबर 10 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 10 क्या बोल रहा है, सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹25,000। अब जल्दी से इसकी एंट्री पास करके मुझे बताओ, और सबकी सही एंट्री होनी चाहिए, दिमाग ओपन करके, मतलब ओपन करने का मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें एंट्री पास करना। देखने में ये इतनी इजी नहीं है, इजी लग रही है उतनी है नहीं। गेन चलो इन्वेस्टमेंट 15,000। बाकी बच्चों का क्या आ रहा है, बाकी लोग वेट कर रहे हैं कि दूसरे बच्चे सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम देख लेंगे।
किसी और बच्चे ने सॉल्व किया? तो ऑब्वियस सी बात है। तो एंट्री क्या होगी जल्दी से बताओ। टू इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट होगा? सबसे पहले किस बच्चे ने आंसर दिया था? क्या थी आपकी एंट्री जल्दी से बताओ, फिर से रिपीट करो। यस, सब बेटा नोट डाउन करो सारे बच्चे, ये बिल्कुल सही एंट्री है। अब जल्दी से बेटा ये भी बता दो, ये एंट्री कहाँ पे पास होगी, कौन से वाउचर में? और और पूरी कंपाउंड एंट्री ही रिसिप्ट में होगी। क्यों होगी रिसिप्ट में? क्योंकि दोनों के लिए कॉमन डेबिट साइड में क्या है, कैश ही है, या पीएनबी, जो भी आपकी मर्जी हो आप डेबिट कर लेना। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो कौन से वाउचर में हम जाएंगे? रिसिप्ट वाउचर में। तो पहले क्या पूछ रहा है रिसिप्ट में, डेबिट और क्रेडिट? तो क्रेडिट में क्या हम सेलेक्ट करेंगे? इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट? 10,000। तो करंट बैलेंस भी दिया हुआ है 10,000, और हमारे क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि सारे ही इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, तो मतलब 10,000 जितना बैलेंस है पूरा का पूरा वो हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। ओके, तो करंट बैलेंस 0 हो गया। अच्छा, डेबिट में क्या, कैश कर लेते हैं। ठीक है, कैश कितना हमें मिल रहा है बेचने पर? हाँ मैं भी बता रहा हूं, पहले बताओ कैश हमें कितना मिला? 25,000। अब बच्चे जरा सभी देखो, क्रेडिट हुआ है 10,000 से, डेबिट हो रहा है 25,000 से, तो बैलेंस आ रहा है ना, कितने का बैलेंस इम्बैलेंस आ रहा है? 15,000 का। तो 15,000 क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए? क्रेडिट। तो इसीलिए यहां से समझने से अच्छा आप रफ में पास कर लिया करो। अब देखो बच्चे ने रफ में पास कर लिया, उसको पहले से ही पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं गलत नहीं कर रहा, मैं जानबूझ के दिखाना चाह रहा था कि जिस तरीके से आप करोगे यहाँ पे डायरेक्टली एडजस्टमेंट, तो गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे वहां पे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसीलिए हमेशा रफ में ही सॉल्व करना है एंट्री को, उसके बाद फिर यहाँ पे रिसीव पेमेंट जो भी वाउचर में जानी है एंट्री को, फिर वहां पे उसको कॉपी कर लेना। तो क्रेडिट में हमारी दो चीजें आएगी, तो एक और हमें क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा क्रेडिट में, जल्दी से बताओ आप। तो वो क्रिएट करना पड़ेगा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। क्यों जाएगा? सेम रीजन, क्योंकि ये P&L के क्रेडिट साइड में अपीयर होगा। कितना अमाउंट आएगा? 15,000 ये आएगा ना। और डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश या पीएनबी ले लेंगे, जो भी मर्जी हो ले लेना। और वो 25 हमारे क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि भाई 25,000 का सेल कर रहे थे, 25,000 कैश में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट था कितने का, 10,000 का, बाकी 15,000 कहां से आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। सिंपल, समझ में आया? तो बस नरेशन प्रोवाइड करो और यहाँ पे इसको सेव करो, आगे बढ़ो। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो जिन बच्चों को समझ में जरा मतलब कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो प्लीज आप लेक्चर वहां पे देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जल्दी से बताओ आप।
नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? एंट्री नंबर 11, एंट्री नंबर 11 जल्दी से बताओ क्या होगी? क्या एंट्री क्या होगी? मैं एंट्री पूछ रहा हूँ ना। $3000। तो क्या हमने कोई फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर खरीदा था? आंसर इज नो। मतलब जो ओपनिंग बैलेंस था उसी पे सीधा सीधा डिप्रिसिएशन लगेगा। अब एंट्री आप लोगों ने पास जल्दी से करो अपने नोटबुक पे, और मुझे ये बताओ जल्दी से आइडेंटिफाई करके कि कौन से वाउचर में ये एंट्री जाएगी। क्यों जनरल वाउचर में जाएगी? बिकॉज इट इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पे डेबिट में क्या आ रहा है हमारा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट आपको दिख रहा है? लेजर कहीं दिख रहा है? तो क्या करना पड़ेगा हमें? क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कौन से ग्रुप में जाएगा जल्दी ये भी बता दो मुझे, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। इनडायरेक्ट? क्या बेटा बोला? इनडायरेक्ट? क्यों एक्सपेंसेस में चला गया ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बोलो। चलो बड़ी अच्छी बात है। कितना अमाउंट आएगा? 3000। अब क्रेडिट में क्या होगा? फर्नीचर। अब देखो कई बच्चे यहाँ पे ये गलतियां करते हैं डेप्रिसिएशन में, वो क्रेडिट में P&L लिख देते हैं, P&L अकाउंट लिख लेते हैं, लेकिन P&L अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे फर्नीचर ही अकाउंट होगा। समझ में आ रहा है ये? तो फर्नीचर अकाउंट को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अगर डिप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग होती तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करते और बिल्डिंग अकाउंट को हम यहाँ पे क्रिएट कर ले। इस तरीके से जो भी जिस पे भी डिप्रिसिएशन लगेगा तो उस अकाउंट को हम क्या करते हैं, वहां पे हम क्रिएट करते हैं उसी अमाउंट से जितने अमाउंट से वो डिप्रिशिएट होता है। ओके, तो बस यहाँ पे नरेशन प्रोवाइड करोगे, इसको सेव करोगे, आगे बढ़ोगे। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। जल्दी से बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या है? क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वाले को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, हालांकि दोनों साथ में दी हुई है तो बच्चे बोलेंगे सर इसको भी कंपाउंड में कर लेते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री को कंपाउंड में मत करना, फिर वरना और भी ज्यादा वो उलझ जाएगी। उसको अलग अलग ही करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। वैसे कर सकते हो दोनों साथ में, लेकिन करना नहीं चाहिए। जल्दी से बताओ 12 नंबर जो पॉइंट है उसका जो सब पॉइंट ए है, क्या एंट्री पास होगी उसके? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, और कोई बच्चा कोई कुछ और आंसर देना चाहेगा? Would anyone else would like to give answer? क्या हुआ? समझ में नहीं आया या फिर भूल गए? बताओ बेटा। एक बच्चे ने सिर्फ आंसर दिया है, आप लोग चलो उसको वेरीफाई करो, जो बच्चे ने आंसर किया हुआ है वो सही है या गलत है, बस इतना बता दो मुझे। जरा फिर से बेटा रिपीट करना जिसने आंसर दिया था। बताओ बेटा, सही है या गलत है?
देखो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था स्टार्टिंग में 8000, वो पूरा पेमेंट करके खत्म कर दिया हमने, कुछ बैलेंस तो बचा नहीं उसका, ठीक है। बाकी का 2000 हमने करंट ईयर का पेमेंट कर लिया, लेकिन अभी तक हमने करंट ईयर ड्यू निकाला क्या? करंट ईयर ड्यू हमने नहीं निकाला अभी तक। अच्छा, करंट ईयर ड्यू का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, जल्दी से बता फॉर्मूला क्या होता है। तो ठीक है, जरा फॉर्मूला लगाओ। क्लोजिंग हमारा कितना गिवन है और पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर कितना है 2000 या 10000, जल्दी से सोच के बताओ। 10000 माइनस ओपनिंग बैलेंस, कितना आंसर आएगा? सेवन थाउजेंड हमारा क्या आ रहा है? करंट ईयर ड्यू आ रहा है, और हमने उसमें से ऑलरेडी पेमेंट कितना कर रखा है? तो करंट ईयर का हमने कितना पेमेंट कर रखा है? बचा कितना? तो देखो अब इस क्वेश्चन में इतना गोल गोल घूम कर क्या आ गए, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी पर आ गए। तो इसीलिए बेटा शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो आपके क्वेश्चन पेपर में कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हो इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, तो इसका मतलब जितना प्रीवियस पेमेंट है पूरा का पूरा हमने देके खत्म कर दिया, बाकी जो रिमेनिंग जो कैश बचा था हमने करंट ईयर का पेमेंट कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, तो क्लोजिंग बैलेंस समझ जाना कि वो सीधा सीधा करंट ईयर का ड्यू था जो हम पेमेंट नहीं कर पाए। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है सभी को? तो करंट ईयर में हमारा रेंट कितना ड्यू हुआ? 7000 ड्यू हुआ। हमने पेमेंट कितना किया? कैश में 2000 ही पेमेंट किया ना हमने, तो 2000 तो ऑलरेडी पेमेंट हो गया, बचा आउटस्टैंडिंग कितना बचा रह गया? तो वही हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जैसा गिवन है वैसा ही बस यहाँ पे हम एंट्री पास कर देंगे। जब ऐसा क्वेश्चन हो यहाँ पे ब्रैकेट में इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग वाला वर्ड यूज हुआ हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि पुराना बैलेंस तो पूरा खत्म हो गया, अब नया बैलेंस हमें ओपन करना है, तो हमें उतने ही अमाउंट से आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा जितने अमाउंट से रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी ही होती है ना। हाँ, सो दैट वाज ओके ना, बिकॉज द करंट ईयर, देखो हमें क्या करना है, हमें करंट ईयर ड्यू को कैलकुलेट करना था, अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया ना, वी जस्ट कैलकुलेटेड करंट ईयर ड्यू, हाउ मच इट केम 7000 ना। तो इफ यू कैलकुलेट इन दैट वे द आंसर विल बी सेम, even in that case the answer will be same na, because when we calculated current year due it came to 7000, and out of that 7000 we have paid 2000 in cash, the remaining 5000 will be outstanding na. So I am telling you not to calculate this thing, just pass the entry with the amount given in your question. समझ में आ रही है? अगर वैसे कैलकुलेट करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, डायरेक्टली ही कर लो उससे बेटर है, जैसी बेटा आपकी मर्जी। अगर आपको वैसे ही अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे लॉजिकली ही चलना है तो बहुत अच्छी बात है, लॉजिकली ही चलो। तो वहां पर जैसे आपने कैलकुलेट करके बताया ना मुझे कि फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द करंट ईयर ड्यू, the current year due will be 7000 and we have paid 2000 out of that 7000, so the 5000 remaining will be considered as outstanding rent. Okay, सभी को बेटा समझ में आया ये? तो ऐसे केस में जो भी आपका आउटस्टैंडिंग रेंट होगा वहां पे वही उसी अमाउंट से आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जरा याद करो, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था हमने उस अमाउंट से एंट्री पास नहीं की थी,
हमने वहां पे अलग से अमाउंट को कैलकुलेट किया था कि कितना ट्रांसफर होगा हमारे आउटस्टैंडिंग में, एडजस्टमेंट अमाउंट क्या होगा, तो वहां पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी थी। बट इस वाले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? we have already calculated na during payment made, because in our question it is given ki rent paid is 10,000 including outstanding, so we calculated there na, yeah, 8,000 will go towards the outstanding rent and 2,000 will be go towards the rent account. We calculated na, we did some calculation there ki yeah, how this 10,000 will be bifurcated into two accounts. We did calculation there. और जो अदर केसेस होते हैं हमारे, वहां पे हम क्या करते हैं, हम नीचे की तरफ जब क्लोजिंग की बात आती है तो वहां पे हम उसको कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हमें ऊपर ही कैलकुलेट करना था, नीचे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बेटा सभी को समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? बोलो बेटा हाँ या ना। तो डेबिट क्या होगा यहाँ पे? तो रेंट हमें बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड ना रेंट अकाउंट, सो वी डोंट नीड टू क्रिएट अगेन। तो रेंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे, देखो है ना हमारा रेंट 2000 से हमारा क्या है, ऑलरेडी हमारा करंट बैलेंस है, तो 5000 से और कर लेंगे, तो हमारा करंट ड्यू कितना था रेंट का 7000, तो हो गया ना 7000 रेंट। मतलब वो मैं बस आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, क्रॉस चेक करने के लिए। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा हमारा, आउटस्टैंडिंग रेंट। अच्छा आउटस्टैंडिंग रेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग रेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है ना आपका। तो जरा देखो यहाँ पे करंट बैलेंस कितना आ रहा है, तो बस सब कुछ सही हो रहा है ना हमारा। बस इसको आप पास कर लो, एंट्री पास। अब जब आप लोग सेट नंबर 3 करोगे तो वहां पे देखो दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, वहां पे कोई इंक्लूडिंग वाला, अच्छा वहां पे भी इंक्लूडिंग वाला है, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो सेट नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा चलो ठीक है, इसमें अब आपका करंट जो आउटस्टैंडिंग रेंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी से प्रोविजन पे आ जाते हैं। जल्दी से बता प्रोविजन की एंट्री क्या पास होगी, कहां पे होगी और कैसे होगी। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, अमाउंट बताओ जल्दी से, कैसे कैलकुलेट किया 3000, करंट ईयर ड्यू निकाला, कैसे निकाला करंट ईयर ड्यू, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने, तो वो फॉर्मूला पुट करो वहां पे। क्लोजिंग कितना है हमारा, और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, कितना हो गया, देन उसके बाद माइनस ओपनिंग कितना गिवन है 25,000, तो 28 माइनस 25 है ना, तो कितना आ गया हमारा आंसर, तो 3000 हमारा करंट ईयर ड्यू आ गया। इसका मतलब हम करंट ईयर के P&L अकाउंट से 3000 को निकाल के कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स में। तो ये एंट्री कहां पे पास होगी, कौन से वाउचर में, जनरल वाउचर में। क्यों होगी, बिकॉज इट इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, डेबिट कितने अमाउंट से 3000 से, ठीक है। क्रेडिट, अच्छा क्रेडिट में क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोविजन ले लेंगे, सिंपल।
3000। ठीक है, प्रोविजन में टैक्स को हमने क्रेडिट कर लिया, बस नरेशन लिखोगे, इसको आप सेव करोगे, आंसर मतलब बस ये आपका सेव हो गया। क्लियर है बेटा ये सभी को? तो बस अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी से आते हैं और अपने P&L अकाउंट को देखते हैं, और P&L अकाउंट में आप लोगों को एक्सपेंड करके दिखा लेता हूँ। जल्दी से देखो हमारा डेप्रिसिएशन, अच्छा सबसे ऊपर से देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक परचेज हमारा टोटल यहाँ पे आ गया 21,500। अच्छा वेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, वेजेस कितना आ रहा है 300। देखो वेजेस आ गया ना अपनी सही जगह पर, ट्रेडिंग के पार्ट में आ गया या मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट में, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। वैसे ये तो ट्रेडिंग वाला केस है। तो वेजेस कितना यहाँ पे आ गया ना ऊपर वाले, P&L में नहीं आया। और P&L में क्या क्या आया, जो जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे डेबिट साइड में, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, रेंट पेड। और रेंट पेड कितना देखो आया, जरा देखो जल्दी से, रेंट पेड कितना आया बेटा यहाँ पे, जो करंट ये ड्यू था वही आना चाहिए ना, जितना करंट ये ड्यू होगा उतना ही यहाँ पे P&L में आना चाहिए ना। पेमेंट हुई ना हो उससे मतलब नहीं है इसको, इसको मतलब है कि भाई हमारा करंट ये ड्यू जितना होगा उतना ही हमारे P&L अकाउंट में आएगा। इज इट क्लियर? और क्रेडिट साइड में देख लो, डिस्काउंट रिसीव भी आ गया, और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकती हो। तो ये हमारा 15,000 इधर आ गया। तो सब कुछ सही है, बोलो बेटा जल्दी। तो हमारा नेट प्रॉफिट इस केस में आ रहा है, कितना आ रहा है 91,800। जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ, बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। अब जल्दी से बेटा बैलेंस शीट की तरफ भी नजर उठा के देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट हमारा ये आ रहा है, सिक्योर लोन का हमारा बैलेंस ये आ रहा है, प्रोविजन हमारा 10,000 आ रहा है। अच्छा प्रोविजन पे जाकर देख लेते हैं, प्रोविजन के अंदर कौन कौन सा प्रोविजन है। एक ही प्रोविजन होगा क्योंकि हमने एक ही क्रिएट किया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितना बेटा बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, जल्दी से बताओ कितना दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। और हमारे क्वेश्चन में कितना बोला गया था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, मैच कर रहा है? ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट देख लो कितना है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, और कितना होना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो करेक्ट है। अब जल्दी से P&L की तरफ आ जाते हैं। P&L की तरफ जल्दी से देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना है P&L अकाउंट का, बेटा P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है ना, कितना है। तो जरा अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो, वहां पे P&L अकाउंट का कितना बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस। देखो जल्दी, क्वेश्चन में देखो ना, तो वही है अब ओपनिंग बैलेंस। करंट ईयर हमने कितना प्रॉफिट बनाया 91,800। अच्छा उसमें से लेस ट्रांसफर क्या है 3,000। 3,000 कहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो बात समझ में आई। जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उस केस में लॉस आ रहा था, तो इसीलिए हमारा जो P&L अकाउंट का जो बैलेंस था वो एसेट साइड अपीयर हो रहा था, और वहां पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा का मतलब जो प्लस में होना चाहिए था वो माइनस में हो गया था, जो माइनस में होना चाहिए था वो प्लस में हो गया था। बात समझ में आ रही है। और इस केस में P&L अकाउंट अपने आइडियल जगह पे है, लायबिलिटी साइड में। वैसे पॉसिबल तो दोनों जगह ही है, लेकिन कोई भी बिजनेस लॉस इनकर करने के लिए नहीं बनती ना, वो प्रॉफिट बनाने के लिए बनती है। तो ये इस तरीके से अपीयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर लॉस होता है तो जैसा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अपीयर हो रहा था वैसा वहां पे अपीयर होगा। मेरी बात बेटा समझ में आ गई सभी को। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी जल्दी से देख लो, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना आ रहा है, जीरो क्यों आ रहा है,
क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, खत्म कहानी। इसके बाद फर्नीचर देखो हमारा कितना है 27,000। क्लोजिंग बैलेंस सॉरी ओपनिंग बैलेंस कितना था फर्नीचर का हमारा, तो बस हो गया ना एडजस्ट अमाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग का उतना ही अमाउंट है। मशीनरी इस बार हमने नहीं खरीदी है तो 45,000 यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होकर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। सन्डी डेटर एडजस्ट होकर यहाँ पे आ गया। कैश इन हैंड यहाँ पे एडजस्ट होकर आ गया। और बैंक अकाउंट में दोनों ही बैंक का यहाँ पे एग्रीगेट आ रहा है, पीएनबी का और एसबीआई का। बात समझ में आई बेटा सभी को? तो बस ये हमारा आंसर आ गया। बात बेटा क्लियर है? तो अभी क्वेश्चन नंबर मतलब सेट नंबर 3 है, वो आप लोग सॉल्व करना खुद से, और एक दो क्वेश्चन मैं और भी सेंड कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो जब तक नेक्स्ट वीक तक हमारी क्लास होगी तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और जो गलतियां करनी हो वो गलतियां कर लेना। फिर वो सब सारी चीजें हम मिस्टेक को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ।